नमस्कार। हम आचार्य लोगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह ग्रंथ के माध्यम से जैमिनीय पूर्व मीमांसा शास्त्र में प्रवेश करने का उनके सिद्धांतों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने वेद विभाग कल देखा था और विधि आदि पंचविध वेद वाक्य होते हैं, इसकी चर्चा की थी। पुनः विधि के स्वरूप की चर्चा हुई थी कि अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराने वाले वेदवाक्य को विधि कहते हैं और इसे ही प्रधान विधि का नाम दिया गया था, जो प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है। प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ जैसे हमने वाक्य देखा था, विधि वाक्य था अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि यह जिस होम रूपी कर्म का विधान कर रहा है कि अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, तो इस होम का विधान किसी अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग रूपी फल का उद्देश्य किया जा रहा है और होम रूपी क्रिया है, क्रिया फलानुमेय होती है और फल स्वर्ग रूप है जो अलौकिक है। तो इस लोक के प्रमाणों से, लौकिक प्रमाणों से उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता। शब्द मात्र से, वेद मात्र से ही यह प्रमेय सिद्ध हो सकता है, इसका ज्ञान हो सकता है। विधि से ही इसका ज्ञान हो सकता है, अन्य कोई प्रमाण इसका ज्ञान कराने वाला, स्वर्ग फलदायक होम रूपी क्रिया, अग्निहोत्र रूपी क्रिया का ज्ञान कराने वाला अन्य प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। अतः यह विधि रूप है, यह प्रमाण रूप है। अनधिगत अर्थ का गंतृत्व तो इसमें है, अबाधित विषयत्व तो इसमें है। तो अज्ञात अर्थ के ज्ञापक वेद भाग को विधि कहा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्रत्यक्षादि के माध्यम से ज्ञात नहीं है, वेद उसका कैसे ज्ञान कराएगा। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा जो धर्म है, याग आदि, यह अर्थ रूप है और शब्द का अर्थ से औत्पत्तिक स्वाभाविक संबंध, नित्य संबंध होता है। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, शब्द से अर्थ की नियमतः प्रतीति होती है। तो अर्थ को बताने के लिए शब्द रहेगा ही रहेगा, अर्थ बिना शब्द के रहेगा नहीं, शब्द बिना अर्थ के रहेगा नहीं। तो इन दोनों का जो संबंध है ना, शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है और दोनों का संबंध भी नित्य है। दो नित्यों के मध्य नित्य संबंध ही होता है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग रूपी जो फल को देने वाला, स्वर्ग रूपी साध्य की सिद्धि कराने वाले याग रूपी क्रिया का विधान करती है विधि। तो यह विधान अन्य किसी प्रमाण के माध्यम से संभव नहीं है। इसके बाद हमने दूसरी विधि देखी थी, गुण विधि, और उसका लक्षण करते हुए कहा गया था कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रम विदत्ते का। जहाँ कर्म क्या है वह दूसरे प्रमाण से, दूसरे विधि से, इसको हमने स्पष्ट रूप से देखा है पिछली कक्षा में कि दूसरी विधि से अर्थात प्रधान विधि से जहाँ कर्म का बोध हो गया है, वहाँ उस कर्म का उद्देश्य करके, उस विधि का उद्देश्य करके गुण मात्र का, द्रव्य मात्र का, उसके सहकारी द्रव्य का, अंग का विधान किया जाता है, वह विधि गुण विधि। तो एक विधि ने कर्म का विधान किया, दूसरे विधि ने कर्म के सहायक गुण का, द्रव्य का विधान किया। तो कहा जहाँ दोनों ही अप्राप्त हो, न तो कर्म की प्राप्ति हो, एक विधि अगर मिले, एक वाक्य मिले, लेकिन उससे यहाँ यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, यहाँ पर उभयम अप्राप्तम का अर्थ क्या है कि विधि तो नित्य है, उसकी नित्य प्राप्ति भी होगी। सोमेन यजेत जैसे कहा गया, तो सोमेन यजेत यह वाक्य तो हर समय दिख रहा है। जब भी हमने पढ़ा या सुना तो सोमेन यजेत यह वाक्य सुनाई दे रहा है, लेकिन शंका हो रही है कि यह किसका बोध करा रहा है, इसका अर्थ क्या है।
तो अगर हम कहें कि इसका अर्थ है कि सोम याग का विधान हो रहा, कि सोम यागेन इष्टम भावेत का ऐसा अगर अर्थ माने, प्रधान विधि मान के इसको, तो फिर एक शंका होगी कि ठीक है सोमयाग तो करेंगे, लेकिन कौन सा द्रव्य उसमें लगेगा, इसका गुण कौन होगा। तो कहा गुण जब तक न हो, खाली सोमेन यजेत कह देने से तो होगा नहीं, याग करें कैसे, इति कर्तव्यता उसकी स्पष्ट होनी चाहिए। और कहा कि चलो सोमेन यजेत को अगर गुण विधि, अगर कर्म स्वरूप बोधक विधि अर्थात प्रधान विधि नहीं मान के गुण विधि मानते हैं, जैसे दधना जुहोती को माना था, तो कहा दधना जुहोती के समान ही सोमेन यजेत में तृतीया है, तो इसको गुण विधि मान लेते हैं। तो कहा गुण विधि तो तब मानेंगे जब कोई प्रधान होगा, किसी प्रधान का उद्देश्य किया जाएगा, तो प्रधान तो इसका कोई मिलता ही नहीं प्रमाणांतर से, तो ये ना तो प्रधान विधि हो पा रही है, न तो प्रधान विधि होकर ये अपना अर्थ बता पा रहा है, न ही गुण विधि के रूप में अपना अर्थ बता पा रहा है, मतलब उसकी संगति नहीं लग रही है अर्थ की। यदि अर्थ ग्रहण कर भी ले तो वह उसको हम संगतिकरण उसका नहीं कर पाएंगे, जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में यत्र तु उभयम अप्राप्तम, न तो कर्म रूप प्राप्त हो रहा है न तो गुण रूप प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस विधि का कैसे अर्थ करेंगे। तो कहा वहाँ विशिष्ट विधि माननी पड़ेगी, गुण विशिष्ट कर्म विधि माननी पड़ेगी। तो कहा कैसे, तो कहा वहाँ पर जैसे सोमेन यजेत है, वहाँ सोम विशिष्ट याग विधान अगर मान लें तो सोमेन जो यहाँ पे पद था, सोम के साथ टा प्रत्यय है तृतीया में, यहाँ पे अगर हम एक लक्षणा से बोध करते हैं, जहाँ मुख्यार्थ का बाद हो रहा वहाँ लक्ष्यार्थ बोध होगा। तो कहा लक्षणा एक लेते हैं, उस लक्षणा का नाम है मत्वर्थीय लक्षणा, मतलब मत्वर्थीय प्रकरण है ना। मत्वर्थीय प्रकरण तद्धितों में हम पढ़ते हैं, तद्धित प्रत्ययों में मत्वर्थीय प्रत्यय आते हैं, तो इसमें क्या होता है, संबंध का बोध होता है। तो का मत्वर्थीय लक्षणा करते हैं, संबंध बोधिनी लक्षणा के द्वारा, जिसे साहित्य में साहित्यिकों ने उपादान लक्षणा कहा है, वेदांतियों ने अजहल लक्षणा कहा है, उसको यहाँ हम मत्वर्थीय लक्षणा, विशेष करके मतुप के अर्थ में वह लक्षणा लेते हैं, वाला के अर्थ में यह लक्षणा लेते हैं। तो वतुप के अर्थ में लक्षणा लेते हैं तो क्या हो जाता है, सोम से रूप पहले बनाएंगे लक्षणा करके सोमवान, और फिर उसकी तृतीया करेंगे। तो अब याग का विशेषण हो गया सोमवान, सोमवत्व याग का विशेषण है। तो अब स्वरूप निकलेगा वाक्य का, सोमवता यागे न इष्टम भावेत, विशेषण और विशेषी की एक ही विभक्ति एक ही वचन, तो कहा सोमवता यागे न इष्टम भावेत। तो ऐसा करने पे अर्थ निकलता है कि सोमवान याग के द्वारा, अर्थात सोम से संबंधित याग के द्वारा, जो याग सोम पदार्थ वाला है, ऐसे याग के द्वारा इष्ट की भावना करें, जो आपका इच्छित है उसकी भावना करें। तो इस प्रकार से यह अर्थ संगत हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से विधि का अर्थ निकालना है, वाक्य का अर्थ निकालना है। वाक्य विचार यही है कि वाक्यार्थ का विचार करना है। और एक स्पष्ट सिद्धांत है मीमांसकों का कि प्रत्येक विधि वाक्य, प्रत्येक वाक्य, वेद वाक्य, विधि वाक्य ही नहीं, वेद वाक्य जो कोई भी होगा, भले ही वो अर्थवाद वाक्य हो, लेकिन उसकी सार्थकता है और वह क्रिया में प्रवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति के प्रति कारण बनता है। तो इस प्रकार से यह अर्थबोध होता है सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया, सोमपद में मत्वर्थ लक्षणा के माध्यम से सोमवता यागेन इष्टम भावेत इति वाक्यार्थ बोध, सोमवान याग से इष्ट की भावना करें, यह अर्थबोध होता है। यहाँ पे हम मत्वर्थीय लक्षणा ले लेते हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट रहे सभी को, हमको,
कि मीमांसक जो है, पूर्व मीमांसक, वह अभिधावादी कहे जाते हैं। वो वाच्य अर्थ जो है, अभिधा वृत्ति से जो अर्थ है उसकी प्रधानता मानते हैं। लक्षणा इत्यादि को यहाँ पदार्थ दोष माना जाता है, पदार्थ दोष है। लेकिन जहाँ कोई और संभावना न हो, जहाँ वाक्यार्थ अवरुद्ध हो रहा हो, वहाँ यद्यपि यह दोष है तथापि हम इसका अवगमन करते, तथापि इसका हम अवलंबन करते हैं, लक्षणा का प्रयोग हम फिर भी करते हैं मीमांसा में, दोष होते हुए भी। क्यों? क्योंकि अगर हम लक्षणा का प्रयोग करके अर्थ न निकालें तो फिर वाक्य अनर्थक हो जाएगा, श्रुति अनर्थक हो जाएगी, अनर्थ जो है उससे ग्रहण होगा या निरर्थक हो जाएगी, उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। और हम ये तब बड़ा दोष होगा। तो एक बड़े दोष को रोकने के लिए छोटा दोष स्वीकार्य होता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देते हैं कि यदि हाथ काटने की नौबत आ जाए उंगली के इन्फेक्शन से, तो अंगुली का इन्फेक्शन जो है, अंगुली का संक्रमण, अंगुली में कोई घाव लग गया और उसने गला दिया इस अंगुली को, तो यद्यपि अंगुली भी हमारा अंग है, अंगुली कटने से भी हम विकलांग हो जाएंगे, अंग विकलता, अंग वैकल्य आएगा। लेकिन अगर इस गली हुई अंगुली को काट के अलग न किया जाए, यद्यपि वह दोष होगा, लेकिन उस दोष को अगर स्वीकार न किया जाए तो वह पूरे हाथ को धीरे धीरे गलाएगा। तो हाथ के गलने से अच्छा है, बड़े दोष से अच्छा है छोटे दोष का ग्रहण करना। तो यहाँ सोम पद में हमको जब वाच्य अर्थ नहीं प्राप्त हुआ स्पष्ट रूपेण, वाच्यार्थ की जब बाधा हुई, तो हमने मत्वर्थीया लक्षणा से, जैसे जब हम कहते हैं कि दंडिना नहीं, हमने कहा कि मंचाह क्रोशंति, या कुंताह प्रविशंति, तो भाले खुद से नहीं प्रवेश कर सकते हैं। शस्त्र है कुंत, तो कहा वह खुद से प्रवेश करने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने कुंतधारियों का, भालाधारियों का आक्षेप करके चलेगा। तो भाला वाले पुरुष, ऐसा हम जो है वो उपादान लक्षणा से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से सोमेन यजेत में मत्वर्थीया लक्षणा लेनी पड़ेगी। तो सोमवान याग, सोम वाले याग से इष्ट की भावना करे, यह अर्थ निकलेगा और तभी यह श्रुति सार्थक हो पाएगी, तभी यह वाक्य सार्थक हो पाएगा। तो वाक्य की सार्थकता की रक्षा के लिए हमने लक्षणा रूपी एक छोटा दोष स्वीकार किया है, नहीं तो अनर्थक्य रूपी बड़ा दोष प्रसक्त होता। तो बड़े दोष से रोकने के लिए मीमांसक मत्वर्थीया लक्षणा लेके विशिष्ट विधान कर देते हैं कि सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। अब यहाँ पर कुछ पूर्व पक्ष आएंगे। पूर्व पक्षी यहाँ आके कहते हैं कि एक वाक्य से अगर आप दो विधान कर दे रहे हैं, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, तो हमने सोम पदार्थ का भी विधान किया। ये पूर्व पक्षी कह रहे कि द्रव्य का विधान भी एक ही वाक्य से कर रहे हैं और याग स्वरूप का विधान भी एक ही वाक्य से कर रहे हैं। द्रव्य का विधान करने के लिए गुण विधि आती है, याग स्वरूप का विधान करने के लिए प्रधान विधि आती है। आप एक ही वाक्य से दो अलग अलग विधान किए जा रहे हैं, तो ऐसा करने से एक दोष आएगा आपके मत में, एक दोष। यह विधान आपका ठीक नहीं होगा जो आपने विशिष्ट विधान किया है, विशिष्ट विधि से अर्थ बोध किया, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ये दुष्ट अर्थ होगा। यहाँ अर्थ में दोष होगा। का क्या दोष होगा? तो कहा वाक्य भेद दोष होगा। एक दोष है, बहुत सारे दोष होते हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। या हमने पहले चर्चा की है अपने मीमांसा न्याय प्रकाश वाले अध्ययन में। तो वाक्य के बहुत सारे दोष होते, तो एक दोष उनमें से वाक्य भेद,
वाक्य भेद, वाक्य में भिन्नता, वस्तुतः ये वाक्यार्थ की भिन्नता है। एक ही वाक्य अगर एक से अधिक अर्थ बताने लगे तो ये वाक्य भेद दोष होता है। ये कैसे दोष है? तो मीमांसा का एक सिद्धांत है कि एक वाक्य से एक अर्थ की नियमतः प्रतीति होती है। एक वाक्य एक अर्थ में नियमित होता है, नियंत्रित होता है, एक के अलावा दूसरा अर्थ उसका नहीं होता, क्योंकि एक वाक्य अगर दो तरह का अर्थ देने लगेगा तो यह अर्थ बहुत संदिग्ध हो जाएगा, यह प्रतीति संदिग्ध प्रतीति हो जाएगी, संदेह होगा, स्थानु व पुरुषो व इत्यादि रूप। तो कहा एक वाक्य एक अर्थ में नियत होना चाहिए, अयम पुरुषः, तो वहां पुंस्त रूप से, पुंस्त जाति से युक्त अर्थ आना चाहिए, उससे आक्षिप्त व्यक्ति का अर्थ आना चाहिए। वहां फिर स्थानु व पुरुषो व इस तरह का दो अर्थ नहीं आ सकता। अगर एक वाक्य एक से अधिक अर्थ बताए, एक वाक्य दो अर्थ भी बताने लगे तो यह वाक्य भेद दोष होता है। फिर वह वाक्य स्पष्ट नहीं हो सकता, वाक्यार्थ स्पष्ट नहीं होगा, वाक्यार्थ में दोष की संभावना रहेगी, वाक्यार्थ दुष्ट होगा और समर्थ नहीं होगा, अर्थबोध का सामर्थ्य फिर नहीं हो पाएगा यदि एक ही वाक्य दो अलग अलग अर्थ का बोध कराने लगे तो इसी तथ्य का आक्षेप करके, इसी तथ्य की आपत्ति उत्पन्न करते हुए, आपत्ति उठाते हुए पूर्व पक्ष यह कहता है कि आपके मत में जहां आप मतवर्थीय लक्षणा लेते हैं और एक ही वाक्य से, एक ही वाक्यार्थ में द्रव्य का भी अन्वय कर देते हैं और कर्म स्वरूप का भी अन्वय कर देते हैं, तो ऐसे में वाक्य भेद दोष आएगा। का यह संभावना कर सकते थे पूर्व पक्षी, यह आक्षेप कर सकते हैं। ये अब देखिए दो चीजें होती हैं, हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि हम पूर्व पक्ष जब अपने भारतीय दर्शन में उठाते हैं तो दो निपात लेके दो तरह से इसका हम जो है प्रकटीकरण करते हैं पूर्व पक्ष का। एक करते हैं जहां वास्तविक पूर्व पक्ष आ जाए, ननु से जब शुरू करते हैं ना तो वह पूर्व पक्षी बोलते रहते हैं, और जब हम न च से शुरू करते हैं, न च, तो न च से जब हम शुरू करते हैं तो हम उनके आक्षेप का अनुवाद करते हैं, उनके आक्षेप की हम संभावना खुद ही कर लेते हैं। सिद्धांती ही पूर्व पक्षियों के आक्षेप की संभावना कर लेते हैं और संभावना उत्पन्न करके ही वहीं उसका खंडन प्रस्तुत कर देते हैं कि अगर आप ऐसी आपत्ति करें तो यह आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर अपना सिद्धांत बताएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। तो जब उन आपत्तियों का अनुवाद करके, उन आपत्तियों का एक तरह से पूर्व धारणा करके, संभावना उत्पन्न करके स्वयं से और उसका खंडन कर दिया जाए, तो यहाँ न च से प्रयोग करते शास्त्रों में। तो यहाँ अगले वाक्य में यही आता है, वाक्य भेद दोष का परिहार कैसे करेंगे। यदि जो वाक्य भेद दोष उत्पन्न कराया जाएगा, उसकी आपत्ति उत्पन्न कराई जाएगी, उसका परिहार कैसे होगा। तो कहा न च उभय विधाने वाक्य भेदः प्रत्येकम उभयस्य अविधानात् किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्। का न च वाक्य भेदः उभय विधाने, का जो ये हमने सोम और सोम याग, सोम द्रव्य और सोम याग दोनों का विधान एक ही वाक्य से कर दिया, सोमेन यजेत में अर्थ करके, मतवर्थीय लक्षणा लेकर कि सोमवता यागेन इष्टम भावेत, इसमें वाक्य भेद दोष है ही नहीं। ये आपको नहीं कहना चाहिए कि वाक्य भेद दोष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाक्य भेद दोष तब होता है जब दो अलग अलग अर्थों का एक वाक्य से विधान हो रहा हो। का यहां प्रत्येक अर्थ का अलग अलग विधान नहीं हो रहा। सोमेन यजेत में सोमवता यागेन इष्टम भावियत जब हम कह रहे हैं
तो सोम द्रव्य का और सोम याग का अलग अलग विधान तो कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं फिर? तो कहा विशिष्ट रूप में एक का ही विधान कर रहे हैं, विशिष्ट रूप में एक का ही विधान कर रहे हैं। अब कहा विशिष्ट रूप में एक का विधान कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो कहा कि जब विशेषण विशेष्य का विधान होता है, जैसे हमने कहा कि गोरे मनुष्य को लेते आओ या काली गाय को लेते आओ, तो आप गाय को ही तो लाते हैं, कालेपन को अलग से थोड़े उठा के लाते हैं। कालेपन से या काले रंग से विशिष्ट जो गाय है, कृष्णत्व जिसका विशेषण है, ऐसे विशेष्य रूप गो व्यक्ति को आप उठाकर लाते हैं। तो आप दो अलग अलग चीजों को नहीं लाते, आप एक ही गो व्यक्ति को लाते हैं। तो यह विशिष्ट विधान है। यहाँ सोम द्रव्य का अलग विधान और सोम याग का अलग विधान, एक वाक्य से यह दो विधान नहीं किया गया, बल्कि याग का विधान किया गया और उस याग का विशेषण सोमवत्व है। तो सोमवान याग एक ही है और उस याग का ही विधान यह विधि करती है। वैसे भी आपको स्पष्ट हो कि मीमांसा में विधि जो है या कोई भी वेद वाक्य जो है उसका अर्थ क्रिया में होता है। तो विधान क्रिया रूप का हो रहा है, क्रिया का विधान हो रहा है, किसी द्रव्य का विधान नहीं हो रहा। द्रव्य का विधान होता भी नहीं है, जहां द्रव्य का कथन होता है वहां अंग रूप में होता है। तो विधान तो करण का, याग का, क्रिया का ही होता है। तो यहां अलग अलग विधान नहीं है, विशिष्ट रूप एक ही विधान हो रहा है, अतः वाक्य भेद नहीं है। सोमवता यागेन इष्टम भावियत में याग का विशेषण रूप है सोमवान, तो दोनों एक साथ ही अन्वित होते हैं, वाक्य में अलग अलग अन्वय नहीं होता, इसीलिए वाक्य भेद दोष की संभावना नहीं करनी चाहिए। हाँ, लक्षणारूपी एक दोष हमारे अंदर है, उसको हम भी मानते हैं। अगर हम लक्षणा नहीं मानते सोम पद में, तब वाक्य भेद हो सकता था, वो आगे बताएंगे। तो बड़े दोष को रोकने के लिए छोटा दोष लेना जरूरी है, मतलब आवश्यक है, नहीं तो बड़ा दोष हो जाता। तो बड़ा दोष ना हो इसलिए हमने छोटा दोष स्वीकार किया है। मत्वर्थ लक्षणा से यहाँ पे सोमवता यागेन इष्टम भावियत अर्थ ले लिया है और इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वाक्य भेद नहीं है। पद भेद, पद दोष है वह छोटा दोष है, इतना सा दोष स्वीकार्य होता है। अब कहा गया, जैसे आपको कहते हैं ना कि दूध में, जिसको शुगर की समस्या हो, उसके दूध में या चाय में चीनी मत डालिए। तो कहा चीनी मत डालिए, तो कहा दूध में तो खुद ही चीनी होता है, माल्टोज होता है, दूध में खुद चीनी होती है। तो अब क्या करें फिर? दूध में चीनी है तो दूध भी मत पिलाओ। कहा दूध नहीं पिलाओगे तो या चाय नहीं पिए तो ज़्यादा बड़ी समस्या होगी, कुपोषण हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि हाँ, दूध में भी शुगर होता है, लेकिन इतना दूध में जितना शुगर नेचुरल होता है उतना स्वीकार्य है, उतना चल जाएगा। तो इसी तरह उसके बिना चूंकि वाक्य उपपन्न ही नहीं हो रहा था, अर्थबोध में समस्या हो रही थी, इसलिए लक्षणा लेना फिर भी स्वीकार्य है। अब यहाँ फिर कहते हैं कि पूर्व पक्षियों का एक शंका तो उनकी पहले ही हमने खत्म कर दी, क्या कि वाक्य भेद आ जाएगा विशिष्ट विधान करने से। कहा वाक्य भेद नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग अलग विधान है ही नहीं, ये विशेषणतया उसका विशेषण विशेष रूप विधान है। अब दूसरी शंका आती है, वाक्य भेद वाली शंका के अतिरिक्त अब दूसरी शंका करते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं कि ठीक है, वाक्य भेद ना हो रहा हो, लेकिन लक्षणारूपी छोटा दोष तो तुम्हारे अर्थ में फिर भी आ रहा है। तो ऐसा ना करें कि सोमेन यजेत को गुण विधि मान लें, दधनाजुहोती के समान। जैसे दधनाजुहोती में गुण विधि था, वैसे ही सोमेन यजेत में भी तृतीया है, तो सोमेन यजेत को गुण विधि मान लो।
पहले ही कहा ना कि गुण विधि मानने के लिए उत्पत्ति विधि होनी चाहिए, गुण विधि होने के लिए प्रधान विधि होना चाहिए। तो दधना जुहोती में तो प्रधान विधि अग्निहोत्रम जुह्यात दिख रहा था। यहाँ सोमेन यजेत में तो कोई वाक्य नहीं मिलता है जिसको हम उसका प्रधान वाक्य बना दें, यदि सोमेन यजेत को गुण वाक्य बनाना हो तो पूर्व पक्षी यहाँ खुद सहायता करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ऐसा हम वाक्य दे रहे हैं, प्रधान वाक्य हम खोज के दे रहे हैं। तो कहा ऐसी आशंका अगर पूर्व पक्षी करें तो यह भी ठीक नहीं होगा। अब देखते हैं हम शास्त्र से क्यों ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं न च, पूर्व पक्षी आए, न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्त यागोद्देशेन सोमरूप गुण विधानम एव अस्तु। का ऐसा न हो कि जैसे वहाँ अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम था, या अग्निहोत्रम जुह्यात था और उसका गुण विधि बन गई थी, उसकी गुण विधि दधनाजु होती, तो हम एक वाक्य दे रहे हैं ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। वाक्य क्या है? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत का यह विधि याग का विधान कर देगी, प्रधान विधि बन जाएगी, कर्म का विधान कर देगी और उस कर्म का उद्देश्य करके सोम रूपी गुण का, जैसे वहां अग्निहोत्र का उद्देश्य करके दधि रूपी गुण का विधान किया दधनाजु होती ने, गुण विधि ने, वैसे ही सोमेन यजेत में ज्योतिष्टोमेन का उद्देश्य करके, ज्योतिष्टोम रूपी याग का उद्देश्य करके इस वाक्य से और सोमेन यजेत से सोम रूपी गुण का विधान हो जाए। कहा सोमेन यागम भावयेत, जैसे वहां दधना होमम भावयेत था, वैसे यहाँ सोमेन यागम भावयेत, यह अर्थ सोमेन यजेत का निकाल लो। तो किम मत्वर्थ लक्षणया, बेकार में मत्वर्थ लक्षणा क्यों लेना? कहा न च इति वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पूर्व पक्ष की एक आशंका हो सकती है कि मत्वर्थ लक्षणा क्यों स्वीकार कर रहे हो? ऐसा करो कि जैसे सोमेन यजेत को गुण विधि माना था, किसके प्रति? अग्निहोत्र नहीं, जैसे दधनाजु होती को गुण विधि माना था अग्निहोत्रम जुह्यात के प्रति, कि अग्निहोत्रम जुह्यात में अग्निहोत्र होम का उद्देश्य हो गया था, अग्निहोत्र होम का स्वरूप बता दिया गया था। अब उस होम का उद्देश्य करके, प्राप्त होम का उद्देश्य करके दधि रूपी द्रव्य मात्र का विधान किया था दधनाजु होती ने, तो उसको गुण विधि कहा था हमने कि दधना होमम भावयेत। इसी प्रकार वाक्य हम देते हैं, हम पूर्व पक्षी वाक्य उपलब्ध करा देते हैं ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। यहाँ ज्योतिष्टोम रूपी याग का विधान किया गया है। तो कहा याग का विधान जब कर दिया गया तो उस याग का उद्देश्य करके सोमेन यजेत इस वाक्य द्वारा तृतीया श्रुति से, तृतीया विभक्ति के कारण यह वाक्य निकलना चाहिए कि सोमेन अर्थात सोमद्रव्येन यागम भावयेत। तो यह ज्योतिष्टोमेन स्वर्कामो यजेत का अंग बन जाएगा। जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्काम का अंग दधनाजु होती बना था। तो कहा फिर आपका सामान्य वाक्य वाच्यार्थ से ही, अभिधा से ही अर्थबोध हो जाएगा, तो मतवर्थ लक्षणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा पूर्व पक्षी अगर ऐसे कहें तो यह भी उचित नहीं है, यह नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो कहा तस्य अधिकार विधित्वेन, तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व असंभवात। का यह जो तुम वाक्य उठाकर दे रहे हो श्रीमान पूर्व पक्षी, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, कि इससे ज्योतिष्टोम याग का विधान हो जाएगा और इसका उद्देश्य करके आप सोमेन यजेत को गुण विधि बना देंगे और वाच्य से ही आपका काम, अभिधा से ही आपका काम चल जाएगा, लक्षणा रूपी दोष नहीं लेना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो उदाहरण दिया ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत,
यह वस्तुतः याग स्वरूप का विधान नहीं करने के लिए आया है, यह अधिकारी का विधान करने के लिए आया है। यह अधिकार विधि है। अधिकार विधि कहते हैं फल स्वाम्य बोधक विधि को। कर्म से जो फल उत्पन्न होगा उसका स्वामी कौन होगा, अधिकारी कौन होगा, यह बताने वाली विधि अधिकार विधि है। तो कहा अधिकार विधि और उत्पत्ति विधि एक नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी शंका ठीक नहीं है। ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत तो ज्योतिष्टोम याग को बता ही नहीं रही। ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत कर्म के स्वरूप को नहीं बता रही, अपितु अधिकारी को बता रही है, अधिकार को बता रही है कि जो स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति है उसको ज्योतिष्टोम याग का स्वर्ग रूपी फल मिलेगा जब वो स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम याग करेगा। वस्तुतः ये यही विधान करती है, ये अधिकार विधि है, ये प्रधान विधि नहीं है, उत्पत्ति विधि नहीं है, इसीलिए ये याग का स्वरूप बताने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ फिर पूर्व पक्षी आएंगे, कहेंगे अधिकार विधि होने से क्या होता है। एक उदाहरण हम बताते हैं कि एक ही वाक्य है, वो अधिकार विधि भी है और उत्पत्ति विधि भी है। इसी प्रकार ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत, ठीक है, स्वर काम रूपी अधिकारी का बोध कराती है, लेकिन यही उत्पत्ति वाक्य भी है, यही ज्योतिष्टोम याग का भी विधान करेगी। फिर इसका भी निराश करेंगे, इसका भी खंडन करेंगे। यहाँ फिर पूर्व पक्षी आके क्या कहते हैं कि ननु में पूर्व पक्षी आ जाएंगे। क्या कहेंगे आके, कहेंगे उद्भिदा यजेत पशु कामः। एक और वाक्य है उद्भिदा यजेत पशु कामः। उद्भिज जो धरती से धरती को फाड़ के उदीर्ण करके निकलता है उसको हम उद्भिज कहते हैं। तो कहा एक वाक्य है कि जिसको पशु की इच्छा हो वो उद्भिज से याग करे, उद्भिज याग करे। तो कहा यहाँ याग का स्वरूप भी बताता है यही विधि, यही विधि याग का स्वरूप भी बता रही है। उद्भिदा यजेत पशु कामः कि याग कैसा होगा, उद्भिद याग होगा। और अधिकार भी बता रही है कि कौन अधिकारी होगा, उद्भिद याग के पशु रूप फल का अधिकारी कौन होगा। तो कहा जिसको पशु की कामना होगी, कामना से ही तो याग करते हैं, तो उद्भिद याग का अधिकारी कौन होगा, जो पशु काम होगा, जिसको पशु की कामना होगी। तो यही कह रहे हैं एक ही वाक्य दोनों अर्थ का बोध तो करा रहा है। कौन दोनों अर्थ का, कहा उत्पत्ति का भी और अधिकार का भी, मतलब कर्म के स्वरूप का भी और कर्म के अधिकारी का भी, स्वाम्य का भी। ननु उद्भिदा यजेत पशु कामः इति अस्य इव, इसके समान ही ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इत्यस्य अपि उत्पत्ति अधिकार विदित्वमस्तु। इसी के समान ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत को भी दोनों प्रकार की विधि मान लो, उत्पत्ति भी मान लो और अधिकार भी मान लो। इति चेत, अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहें तो न, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों, का दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन अन्यथानुपत्त्या तथा तो श्रेणात्। अब कहा कि यह जो उदाहरण उठा के ला रहे हो यह बताने के लिए कि ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत उत्पत्ति वाक्य हो जाएगा, अधिकार वाक्य रहते हुए भी दोनों है इसमें। तो कहा इसके लिए दृष्टांत सही नहीं दे रहे आप। क्या दृष्टांत दिया है कि जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः में दोनों है, उत्पत्ति विधित्व भी है और अधिकार विधित्व भी है। तो कहा जो आप दृष्टांत वाक्य दे रहे हैं उद्भिदा यजेत पशु कामः, यहां तो कहा कि वाक्यांत उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन, का उत्पत्ति वाक्य कोई दूसरा यहां मिलता ही नहीं है। उद्भिदा यजेत पशु कामः में कोई दूसरा कर्म स्वरूप को बताने वाला वाक्य नहीं मिलता। तो इसलिए अर्थापत्ति से अन्यथा अनुपपत्ति से, अर्थापत्ति एक प्रमाण है मीमांसा का, कल्पना रूपी। तो का अर्थ की कल्पना की जाती है अर्थापत्ति में। कब अर्थ की कल्पना करते हैं, जब अन्य किसी भी प्रकार से उस अर्थ की व्याख्या नहीं हो सकती, उस अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। जैसे कहा कि पीनोयम देवदत्तो दीवान भुंगते, तो कहा यह देवदत्त नाम का व्यक्ति बहुत मोटा है
और दिन में नहीं खाता, कभी दिन में उसको खाते नहीं देखा। तो कहा इस वाक्य से अर्थापत्ति होती है, श्रुतार्थापत्ति, कि वह रात्रि में खाता है। रात्रो भुंक्ते इति वाक्य कल्पना, इस वाक्य की कल्पना की जाती है कि वह रात में खाता होगा। क्यों? क्योंकि कहा बिना खाने के, बिना खाए पुष्ट भोजन के शरीर पुष्टि नहीं हो सकती। जब तक अच्छा खाना न मिले तब तक शरीर में पीनत्व इत्यादि पुष्टता सूचक धर्म नहीं आएंगे। तो रात्रि भोजन की कल्पना करनी पड़ती है। इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्य कोई नहीं मिलता उद्भिदा यजित पशु कामः के लिए। उद्भिद याग का स्वरूप बताने वाला कोई दूसरा वाक्य नहीं मिलता। और यह जो है स्पष्ट रूप से उद्भिदा यजित पशु कामः अधिकार वाक्य है। लेकिन अधिकार वाक्य होते हुए चूंकि उसका उत्पत्ति वाक्य नहीं मिलता, इसीलिए इसकी दोनों रूप में कल्पना करनी पड़ती है कि चलो इसको ही उत्पत्ति वाक्य भी मान लिया और इसको ही अधिकार वाक्य भी मान लिया। इसलिए वहां पर तो दोनों है, उत्पत्ति भी है अधिकार भी है। लेकिन आपका जो उदाहरण दिया ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत, यहां तो वस्तुतः ज्योतिष्टोम याग का स्वरूप बताने के लिए दूसरे वाक्य मिलते हैं। और जब दूसरे वाक्य मिल रहे हों तो एक ही वाक्य से दोनों का बोध नहीं करा सकते। दृष्ट जहां जहां दिख रहा हो उत्पत्ति वाक्य, वहां इसको क्यों उत्पत्ति वाक्य माने? यह अधिकार वाक्य है, अधिकार वाक्य ही रहेगा, उत्पत्ति वाक्य नहीं हो पाएगा ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत। और आपने बराबरी के लिए जो दृष्टांत दिया था वो दृष्टांत यहां पर घटित नहीं हो रहा। दृष्टांत बराबर के क्षेत्र में घटित होता है, समतुल्य होना चाहिए। तो वहां तो अर्थापत्ति लेनी पड़ती है, अन्यथा उपपत्ति नहीं होगी वाक्य की, अवगमन नहीं होगा वाक्यार्थ का। तो उद्भिदा यजित पशु कामः उत्पत्ति वाक्य भी है, अधिकार वाक्य भी है। लेकिन ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत में उत्पत्ति वाक्य अलग प्राप्त होता है, उसमें अन्यथानुपत्ति वाला ऑप्शन नहीं है, उसमें अन्यथानुपत्ति वाली समस्या भी नहीं है अर्थ के लिए। तो कहा किंच, तो अब क्या है? कहा किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधानत्वे अनेनैव यागः तस्य फल संबंधोपि बोधनीयः इति सुदृढ़ो वाक्य भेदः। और कहा अगर आप जबरदस्ती ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत को उत्पत्ति वाक्य मानेंगे तो इसी से याग का स्वरूप भी पता लगे और इसी से फल का संबंध भी पता लगे, अर्थात यही अधिकार विधि भी हो जाए, यही उत्पत्ति विधि भी हो जाए, तो निश्चित रूप से वाक्य भेद दोष आएगा। तो जिस वाक्य भेद दोष को बचाने के लिए हमने छोटा सा दोष लिया लक्षणा वाला, आपके सिद्धांत में तो अगर हम गुण विधि मानेंगे विशिष्ट विधि ना मान के, तो हमारा वही बड़ा वाला दोष यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, वाक्य भेद दोष प्रकट हो जाएगा। एक वाक्य से दो अर्थ निकलेगा। कौन कौन दो अर्थ? का ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत से एक बार तो ज्योतिष्टोम याग का स्वरूप का अर्थ पता लगेगा, दूसरा उस याग का अधिकारी कौन होगा इसका पता लगेगा। तो दो अलग अलग अर्थ का पता लगने लग जाएगा अगर इसको उभय विधि मान लें। उभय विधि मतलब उत्पत्ति विधि भी और अधिकार विधि भी अगर ज्योतिष्टोमेन को मानते हैं तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत अधिकार विधि ही रहे। अगर यह उत्पत्ति विधि होने लग जाएगा तो वाक्य भेद दोष होगा। वाक्य भेद दोष चूंकि बड़ा दोष है तो लक्षणा को बचाने के लिए, छोटे दोष को बचाने के लिए हमको बड़ा दोष स्वीकार करना उचित नहीं होता। देखिए यही न्याय है, यही न्याय है। इसीलिए मीमांसा को न्याय शास्त्र भी कहते हैं। क्या न्याय है? कहा बड़े के लिए छोटे का त्याग किया जाता है। तो कहा हमने क्या ग्रहण किया है? हमने लक्षणा रूपी पद दोष ग्रहण किया है, पदार्थ दोष। और आपके सिद्धांत में वाक्यार्थ दोष आ रहा है। तो बड़े दोष से बचने के लिए छोटा दोष ज्यादा स्वीकार्य है ना। तो कहा इसलिए तत् वरम सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, इसीलिए
बढ़िया यह है, ज्यादा रमणीय यह है, वरेण्य यह है कि सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा जैसे हमने ली थी, सोमवता यागे निष्ठम भावियेत, वह मत्वर्थ लक्षणा मान के विशिष्ट विधान स्वीकार कर लीजिए। गुण विधान अगर मानेंगे सोमेन यजेत में तो वाक्य भेद दोष आएगा। वाक्य भेद दोष की अपेक्षा पद का दोष, पदार्थ का दोष ज्यादा स्वीकार्य है, वर्णीय है, वर है, इसीलिए हमको विशिष्ट विधान सोमेन यजेत में मानना चाहिए। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम अब इसको समअप करें, इसको अगर हम सार रूप में देखें तो हमने पहली जो प्रधान विधि थी उसके द्वारा कर्म के स्वरूप का विधान कराया जो किसी अन्य प्रमाण से नहीं प्राप्त हो रहा है, स्वरूप विधान, याग के स्वरूप का विधान। दूसरी हमारी गुण विधि है, इसने कर्म का स्वरूप प्राप्त होने पे उस कर्म के उपयोगी, उस कर्म के लिए सहायक गुण का, द्रव्य का विधान किया, दधना जुहोति। अब एक तीसरा विधान आवश्यक होता है कुछ जगहों पर जहां कर्म का स्वरूप नहीं पता चल रहा हो और गुण का भी, कर्म का स्वरूप जब नहीं पता चलेगा तो गुण का कहां से पता चलेगा, किसके प्रति गुण होगा। तो जहां न तो कर्म उपपन्न हो, उत्पन्न नहीं बोल रहे हम, उपपन्न, कर्म स्वरूप उपपन्न न हो वाक्य से, न ही गुण उपपन्न हो, मतलब उभय जहां अप्राप्त हो, न तो प्रधान मिल रहा न तो गुण मिल रहा पूरी तरह से, वहां गुण विशिष्ट प्रधान का विधान किया जाता है विशिष्ट विधि के द्वारा। उदाहरण दिया सोमेन यजेत का, सोमेन यजेत में कोई कर्म स्वरूप बताने वाला वाक्य नहीं मिल रहा। सोमेन यजेत कर्म स्वरूप बताने वाला वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई और गुण इत्यादि नहीं मिल रहा, तो इसको प्रधान विधि नहीं कह सकते। प्रधान विधि कहेंगे तो होगा ना, किससे करें याग। इसी प्रकार गुण विधि भी नहीं हो सकता। तृतीया यद्यपि है, तृतीया से है, लेकिन दधना के समान इसका वाच्य से बोध नहीं हो रहा क्योंकि गुण विधि को तो कोई प्रधान विधि की अपेक्षा होती है, इसका कोई प्रधान विधि नहीं मिल रही, इसकी प्रधान विधि नहीं मिल रही, प्रधान वाक्य इसका नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में हम एक वाच्य से जहाँ अर्थबोध नहीं होता वहाँ हम लक्ष्यार्थ का बोध कराते, लक्षणा से, अभिधा से जहाँ बाध हो रहा हो वहाँ हम मुख्यार्थ का बाध हो रहा हो तो लक्ष्यार्थ लेते हैं। तो कहा हमने मत्वर्थीया लक्षणा ली और सोम पद में मत्वर्थीया लक्षणा कर दिया तो सोम से सोमवान बन गया लक्षणा से अर्थ, और तृतीया करके सोमवता यागे निष्ठम भावियेत, ऐसा करके हमने अर्थबोध कराया। ऐसा होने पे हमारी संगति हो गई, गुण विशिष्ट कर्म का बोध हो रहा है। यहाँ पे कहा गया कि आपके यहाँ तो एक ही वाक्य से आपने कर्म का भी विधान कर दिया और गुण का भी विधान कर दिया, ऐसे में वाक्य भेद होगा। तो वाक्य भेद तब होता है जब दो अलग अलग अर्थ का विधान हो रहा हो। गुण और कर्म का, कर्म और गुण का प्रत्येक का अलग अलग विधान, पृथक पृथक विधान अगर एक वाक्य से हो तब तो वाक्य भेद होगा। लेकिन यहाँ तो विशिष्टतया, विशेषण विशेष्यतया विधान हो रहा है कि याग का ही विधान हो रहा है और याग का विशेषण है सोमवान, सोमवत्व। तो कहा यहां सोमवान याग का एकमात्र विधान हो रहा है, एकमेव विधान हो रहा है, इसीलिए यहां वाक्य भेद दोष नहीं है। अब पूर्व पक्षी आकर कहते हैं कि ऐसा करो, लक्षणा क्यों ले रहे हो, मत्वर्थ लक्षणा भी क्यों ले रहे हो, विशेष्य विशेषण वाली लक्षणा भी क्यों ले रहे हो। तो हम उत्पत्ति वाक्य उपलब्ध करा देते हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत को उत्पत्ति वाक्य मान लिया जाए और इस वाक्य के प्रति सोमेन यजेत का अंगत्व हो जाएगा कि सोम के माध्यम से याग की भावना करें, सोमेन यागम भावियेत। तो ज्योतिष्टोम को उद्देश्य करके सोम रूपी द्रव्य का विधान होगा कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, मानांतरेण इत्युक्ते ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्येन प्राप्तम कर्म स्वरूपम, तत्र तत् उद्देश्येन, तत् याग उद्देश्येन द्रव्य मात्र विधानम, सोम मात्र विधानम।
तो कहा ऐसे रूप में यहां गुण विधि ले लो, जैसे दधना जुहोति में था। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत, जिसको उत्पत्ति वाक्य बताया जा रहा है, प्रधान वाक्य बताया जा रहा है, वो प्रधान वाक्य है ही नहीं, वो वस्तुतः अधिकार वाक्य है, अधिकार विधि है। और अधिकार विधि उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती, इसीलिए ये इसका गुण बनेगा ही नहीं। गुण तो तब बनता है ना जब कोई उत्पत्ति वाक्य हो, कोई प्रधान वाक्य हो। वहां वो प्रधान वाक्य है ही नहीं, वो अधिकार वाक्य है। तो फिर पूर्व पक्षियों ने कहा कि माना कि अधिकार वाक्य है, क्योंकि वो स्वर्ग काम का अधिकार बताता है ज्योतिष्टोम याग में। ठीक है, मान लिया स्वर्ग रूपी फल का स्वाम्य जो है वो स्वर्ग काम को होगा, जो ऋत्विक ज्योतिष्टोम करेगा, ये यह वाक्य बताता है। मान लिया कि अधिकार वाक्य है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन अधिकार वाक्य ही कर्म का स्वरूप बताने वाला प्रधान वाक्य अर्थात उत्पत्ति वाक्य भी हो सकता है। हमारे पास इसका उदाहरण है कि एक ही वाक्य दोनों रूप में आया है। कहाँ? तो उद्भिदा यजेत पशु कामः का इस उदाहरण में यही वाक्य अधिकार भी बताता है और यही वाक्य कर्म का स्वरूप भी बताता है। इसी प्रकार से ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत अधिकार भी बताएगा और कर्म का स्वरूप भी बताएगा। क्या समस्या है? कर्म का स्वरूप बताने से प्रधान वाक्य होगा और उसके प्रति जो है गुण वाक्य सोमेन यजेत हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी यहां तक कहते हैं आक्षेप करके कि गुण वाक्य मान लोगे तो तुमको लक्षणारूपी दोष नहीं लगेगा, तुम्हारे अर्थ में अभिधा से ही अर्थबोध हो जाएगा। लेकिन यहां फिर इसका खंडन करते हुए सिद्धांती मीमांसक कहते हैं कि यह जो तुमने दृष्टांत दिया है उद्भिदा यजेत पशु कामः, इस दृष्टांत में तो इसीलिए उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों माना जाता था क्योंकि इसका कर्म स्वरूप बताने वाला कोई दूसरा वाक्य नहीं प्राप्त होता है। तो कहा जब कर्म स्वरूप बताने वाला दूसरा वाक्य प्राप्त ना हो तो अर्थ का बोध कराने के लिए अर्थापत्ति से अन्यथा अनुपपत्ति से हमको दोनों मानना पड़ता है। वहां तो विवशता है दोनों मानने की उद्भिदा यजेत पशु कामः में, क्योंकि वहां प्राप्ति नहीं है किसी उत्पत्ति वाक्य की। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत में जो अधिकार विधि है यह अधिकार ही बताने के लिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम याग का स्वरूप बताने के लिए बहुत विधियां हैं। दूसरी विधि है जो ज्योतिष्टोम किस प्रकार से हो यह बताता है यह वाक्य। तो तुम्हारा दृष्टांत समतुल्य नहीं है जो तुम सिद्ध करना चाह रहे हो उसके, तो साध्य से दृष्टांत जो है वह हीन है। इसलिए यहां यह जो है इसका संगतिकरण नहीं करा सकता, यहां यह इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि चूंकि जो उद्भिदा यजेत पशु कामः भी उत्पत्ति वाक्य और अधिकार वाक्य है, इसीलिए ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत को भी अधिकार वाक्य उत्पत्ति वाक्य दोनों मान लेना चाहिए। यह ठीक नहीं है। और यदि हमको ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इसमें उत्पत्ति वाक्य और अधिकार वाक्य दोनों मानना पड़े तो निश्चित रूप से एक बड़ा दोष आएगा। लक्षणार्थ वाले दोष से बड़ा दोष आएगा, पदार्थ दोष से बड़ा दोष आ जाएगा।